आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 एनसीईआरटी से आज हम लोग इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास हम लोग इस साल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा उस तरह से क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं कि इसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है और क्या पढ़ना ज़रूरी होता है दोस्तों, ये जानकारी होना चाहिए। और दोस्तों आप जितना बुक को पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इस बार जो है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो वह किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, गहराई से भी पूछा जा सकता है। तो बुक पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसके बारे में पढ़ना दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, कुछ दिया गया है कि आपने अपने दैनिक जीवन निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। लोहे का तावा, कील की आर्द्रता वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन का पक जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तुओं की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो अभी हम जितना भी मुख्य पॉइंट पढ़ें सब में क्या हुआ है, ना कुछ बदलाव हुआ है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हुआ है। जैसे भोजन का पकाया जाता है, तो भोजन जब पक जाता है तो पकने के बाद फिर पुनः उस रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है दोस्तों। हमारा शरीर भोजन का पचा लेता है, यानी जो भोजन खाते हैं वो पच जाता है, तो फिर पचा हुआ भोजन को फिर जिस रूप में था हुआ उस रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट बारे में दिया हुआ है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। यानी आप लोग दोस्तों क्रियाकलाप कर लीजिएगा, ये आप लोग कर सकते हैं। हमें ये बताना है दोस्तों कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है, ये जानना जरूरी है, और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी का हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक है, और जो भी क्रियाकलाप है आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिया नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह पूर्णतः श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी था। नेक्स्ट ये सब एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। अब यहाँ कुछ दिया हुआ है कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक जो है समीकरण के बारे में जानना है। तो यहाँ दिया हुआ था दोस्तों कि क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, दहन मतलब जलाना होता है, जलता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है। तो दी गई अभिक्रिया के शब्द समीकरण नीचे दिया होगा। तो दोस्तों मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ दोस्तों।
जब मैग्नीशियम को ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। यानी अभिकारक क्या हुआ ना, यह उत्पाद के रूप में हो गया। अब यह उत्पाद कभी भी अभिकारक नहीं हो सकता है, तो ये जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था दोस्तों कि कभी भी उत्पाद जो है अभिकारक के रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, यानी अभिकारक जो है उत्पाद के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें रासायनिक समीकरण यानी अभिक्रिया हुई दोस्तों, ठीक है। अब क्या है ना, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो यानी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का क्या हुआ ना, रासायनिक परिवर्तन हुआ, अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पादक कहते हैं, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि उत्पाद किसे कहते हैं। जब अभिकारक को में अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर जान जाता है दोस्तों तो हर समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं, और इससे कम 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करना बहुत ही इजी है और आसान है। कब? जब आप इसको समझ जाते हैं अच्छी तरह से तब। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है दोस्तों कि शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को हम मध्य एक तार का निशान लगाकर निशान जाता है, ठीक है। अभिकारक के बीच का योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर यानी LHS लिखा जाता है दोस्तों। और इसी प्रकार उत्पाद के बीच का योग प्लस का चिन्ह लगा करके दाईं ओर RHS लिखा जाता है, और तीर का सिर उत्पाद की ओर होता है। यह अभिक्रिया दोनों होने की दिशा को दर्शाता है। तो इसमें यह समझना है दोस्तों कि जब समीकरण को संतुलित करेंगे तो जो LHS में था उसका प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो बनेगा RHS में सेम होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, तो आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, रासायनिक समीकरण लिखना, यानी आप रासायनिक समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। अब क्या है कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो MgO बनता है। अब इसमें दोस्तों बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस का मतलब ये हो गया दोस्तों, आगे देखेंगे इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो इसमें ये जानना दोस्तों कि अगर इसमें यहाँ Mg 1 है तो यहाँ भी एक ही होना चाहिए, और यहाँ O2 2 है यहाँ, तो यहाँ भी O2 2 होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है और इसको संतुलित करना जरूरी है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उसकी तुलना करें। यानी हम देखना है कि इसमें कितना दिया हुआ है, दोनों तत्वों के परमाणु संख्या समान है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यानी अगर दोनों तरफ अगर समान है, यानी यहाँ अगर जो है यहाँ भी अगर है तो यह संतुलित है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 नहीं है, इसलिए संतुलित नहीं है। यदि नहीं तो रासायनिक असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दाईं और द्रव्यमान बराबर नहीं है, तो वास्तव में बराबर है ही नहीं। किसी अभिक्रिया का ऐसे रासायनिक समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है, ठीक है। तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में ध्यान किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान
ना तो निर्माण होता है ना ही विन्यास होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों की कुल द्रव्यमान अभिक्रिया तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी सेम बराबर होना चाहिए। और दूसरे तत्व में रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा उसके पश्चात तत्वों के परमाणु संख्या समान रहती है। तो ये जानने से आप ये होगा कि संतुलित समीकरण कर सकते हैं। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, और क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आप देख सकते हैं नहीं है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखते हैं। तो क्रियाकलाप 1.3 समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यह उत्पाद के रूप में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, तो Zn को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Zn SO4 H2O बनता है। अब इसको देखना है कि यह वास्तव में संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ देखना है दोस्तों ना, Zn की संख्या 1 है, यहाँ भी Zn 1 है, यहाँ SO4 यहाँ भी SO4 ही है, और यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है। इसलिए इस कंडीशन में यह संख्या जो है वह समीकरण है, समीकरण जो है संतुलित है। ठीक है, क्या है ना, संतुलित है, ये संतुलित है। ठीक है, अब एक नियम से दिया गया दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं दोस्तों। ये क्या है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों फिर से इसको कैसे बनाते हैं इजी से और आसानी से। तो देख रहे हैं दोस्तों कि Zn कितना है ना, Zn यहाँ 1 है, तो LHS में भी 1 दर्शाया गया है, और यहाँ RHS में Zn कितना है ना, 1 है, तो यहाँ भी 1 ही दर्शाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों ना, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 दर्शाया गया है। अब उत्पाद में क्या है ना, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ भी 2 है, और यहाँ S की संख्या कितनी है ना, 1 है, तो यहाँ भी 1 दर्शाया गया है, और RHS में भी 1 है, इसलिए 1 दर्शाया गया है, और यहाँ O की संख्या कितनी है ना, 4 है, तो यहाँ भी 4 है, और RHS में O की संख्या 4 है, तो यहाँ भी 4 है। तो इस तरह का दर्शाने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो LHS में रहता है वो RHS में रहना चाहिए, तो आप जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। और यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है जानना जरूरी है और पढ़ना चाहिए, तब आप इक्वेशन को इजी से और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप बना सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि इसको रट नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात है, रटना नहीं है, समझना है, और समझ गए तो बहुत सा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और इस बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसलिए किताब को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। ठीक है, और इस प्रकार से आप अंडरलाइन करते हुए पढ़िए ताकि दिमाग में हमेशा याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लाइन क्या है कि समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर से प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान है, इसलिए यह एक रासायनिक संतुलित समीकरण है। तो क्योंकि समीकरण तो संतुलित करके दिखाई दिए, तो अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यह देखना है दोस्तों कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ F, यहाँ जो है F की संख्या कितनी है ना, 2 है, यहाँ कितनी है 3 है, तो यह संतुलित 100% नहीं है। ठीक है, आज जब नहीं है तो इसको कैसे संतुलित करेंगे, इसको संतुलित आप यहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहीं संतुलित आप कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों यहाँ F ही कितनी है ना, 3 है, तो यहाँ 3 दे देना है। ठीक है, कितना देना है दोस्तों ना, 3 दे देना है, और
ताकि अब जो है इसको बना सकते हैं इजी से। ठीक है, तो पहले क्या करना है, 3 देना है, तो 3 पहले लिख लेते हैं अच्छा से। चलो 3 लिख दिए। अब Fe हो गया 3। अब देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है ना, 2, तो यहाँ भी 2 है। लेकिन देख रहे हैं दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ 4 देना ही पड़ेगा, यहाँ 4। अगर यहाँ 4 देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगी दोस्तों ना, 4 दूनी 8 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 4 देना पड़ेगा, तब यह संतुलित हो जाएगा। अब यह संतुलित है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका आगे ही बनाया गया है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ 3 दिए, यहाँ 4 दिए, यहाँ 4 दिए थे। अब देखते हैं इसका आंसर आगे में क्या हुआ है। तो चरणबद्ध करके इसमें बताया गया है। इसमें भी एक नियम दिया गया है कि Fe कितना है, यहाँ Fe कितना है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ कितना है ना 3, तो RHS में 3 है ना, तो इधर भी 3 रहना चाहिए, यहाँ 3। चरण 3 या 4 में इसका डिस्कस किया गया होगा शायद। ठीक है, और नहीं है तो इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, कितना है, तो 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तब इसको कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तब यह संतुलित समीकरण होगा, यहाँ था नहीं है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं, इसका जहाँ सॉल्यूशन किया गया है वहाँ जाते हैं कि वास्तव में समीकरण संतुलित कहाँ है। देखिए समीकरण संतुलित यहाँ हुआ है, जैसे बताए थे दोस्तों कि यहाँ इस अंडरलाइन को हटाते हैं पहले। जैसे बताए थे दोस्तों कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, देखिए वास्तव में है। बताए थे यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 होना चाहिए, तो 4 दूनी 8 है, यहाँ 8 है। और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो O के आगे 4 लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यानी वास्तव में ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संतुलित कर सकते हैं, और यह क्वेश्चन आता ही आता है, यानी इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना इक्वेशन दिया हुआ है सब जांच करना, ये सब करने का जरूरत नहीं है। जो करना है बस यही ध्यान देना है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि, यानी समीकरण को डायरेक्ट समीकरण को जो है हिट एंड ट्रायल करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं, बना सकते हैं इजी से और आसानी से। और हम उसी क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे दोस्तों जो एग्जाम में आएगा, और संतुलित करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये क्वेश्चन संतुलित हो चुका है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। अब चलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि यह वास्तव में संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है ना, 2 दूना 4, 4 है हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, 4 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यानी यह वास्तव में सही है। ठीक है, अब क्या है, ये इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, ग्लूकोज का सूत्र यहाँ दिया हुआ है, यहाँ C6H12O6। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है दोस्तों कि वास्तव में ग्लूकोज का सूत्र क्या हो सकता है, तो C6H12O6 हो सकता है, ये याद रखना है। चाहे एनी ऑब्जेक्टिव रहा तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये आप आराम से इजी से निकाल सकते हैं जब आप बुक को हर बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब देखते हैं ये इक्वेशन में संतुलित है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया किया, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल तो बनाता है ग्लूकोज प्लस 6 O2O प्लस 6 H2O, ये बनाता है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं पहले कार्बन की संख्या कितनी है। तो यहाँ कार्बन की संख्या को देखना है, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या दोस्तों कितना है ना, यहाँ 6 है। तो यहाँ कितना है ना, C के आगे 6 लगा हुआ है, मतलब कार्बन की संख्या 6 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। तो 6 दूनी 12, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 12 और यहाँ 12, 24 हो गया ऑक्सीजन, तो इधर भी 24 होना चाहिए RHS में। तो ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, और 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, यानी यह ऑक्सीजन की संख्या 24 ही हो गया।
आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 12 दूना 24, H आगे 2 है तो 2 और इधर 12, 12 में 24 है हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन देखना कितना है, तो देखिए इसमें 12 है हाइड्रोजन और यहाँ भी 12 है, क्योंकि 6 दूनी 12 तो 12 बाई 24, यानी आप वास्तव में एकदम 100% समीकरण जो है संतुलित है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यानी आपका प्लस पॉइंट रहा कि आप बेसिक से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख रहे हैं। ठीक है, और हमें उसी पॉइंट पर ध्यान देना है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्नावली नेक्स्ट अध्याय में हम लेके आएंगे, जो एग्जाम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा। आज हम लोगों को सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ना है, जो बेसिक से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और अच्छा से मार्क्स लाना है। ठीक है, तो हम उसी क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देते हैं दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलिए ले लेते हैं और एनालाइज करते हुए पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है दोस्तों। अब यहां हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ये 100% हर बच्चा का, जिससे बोल सकते हैं 100% हर बच्चा का कंफ्यूजन रहता है कि पूछा जाता है दोस्तों कि बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना में कंफ्यूजन रहता है। जो कि यहां दिया हुआ है कि बुझा हुआ चूना और यहां दिया हुआ बिना बुझा हुआ चूना, ये कंफ्यूजन रहता है। तो आज कंफ्यूजन में 100% कोशिश कराऊंगा दोस्तों कि आज आपका क्लियर हो जाए। तो देखते हैं कि जब हम किसी चीज को बुझा देते हैं, तो जब किसी मान लीजिए आग लगा हुआ है और जल रहा है, हम उसको बुझा देते हैं पानी से, तो बुझा हुआ चीज में क्या रहेगा ना, पानी रहेगा, पानी की मात्रा रहेगा ही, तो उसको बोल रहे हैं बुझा हुआ पदार्थ। और बिना बुझा हुआ पदार्थ उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों इसमें कि बुझा हुआ पदार्थ यानी H2O यानी जल की मात्रा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है कि नहीं। तो अब याद कर सकते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन है मतलब यह बुझा हुआ चूना है, और जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा नहीं है इसलिए वह बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों इस प्रकार से ही क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो और बेसिक से आप लोगों को याद हो जाए। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के साथ मिलकर के एकल उत्पाद और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। क्या लिखा हुआ है साफ साफ कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। ठीक है, क्या दोस्तों ना 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिकारक मिल करके एकल मतलब एक उत्पाद बनेगा तो वह संयोजन अभिक्रिया है। क्या है ना, संयोजन अभिक्रिया है, ये याद रखना है दोस्तों। और इस तरह का क्वेश्चन आगे बहुत सारा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन यहां भी दिया हुआ है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और जल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दिया हुआ दोस्तों कि संयोजन अभिक्रिया की क्या उदाहरण हो सकता है। इससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है। तो 2 पदार्थ देख सकते हैं यहाँ कि एक पदार्थ यहाँ हुआ, एक पदार्थ एक हुआ, दोनों मिलकर के एकल पदार्थ बनाया तो यह संयोजन अभिक्रिया हुआ दोस्तों। क्या है ना, संयोजन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं बहुत ही इजी से और आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा और आ रहा होगा। इसमें 2 पदार्थ है मिल करके एकल पदार्थ बनाया है, तो इसमें क्या है ना, संयोजन अभिक्रिया है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं कि वास्तव में यह सही है कि नहीं। तो हाइड्रोजन कितना है ना, 2 दूना 4 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन यानी O2 तुम्हारा यहाँ 2 है, तो यहाँ भी O के आगे 2 लगा हुआ है, मतलब इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा 2 ही है। तो यह समीकरण संतुलित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है दोस्तों, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजन करके एकल उत्पाद बनाता है यानी निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों ना, एकल पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसी विक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखा हुआ है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी हीट उत्पन्न होता है दोस्तों, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ एक इक्वेशन दिया जा रहा है कि जब मीथेन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है और ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों, तो इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है। और मीथेन गैस का सूत्र पूछा जाता है दोस्तों, CH4 होगा, ये याद रखिएगा। अब है, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें उपभोजन से मिलता है, यानी जो हम लोग खाते हैं उसी से मिलता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू और ब्रेड। कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस अभिक्रिया को विशेष नाम श्वसन कहते हैं और इसका अध्ययन जो है कक्षा अध्याय में करेंगे, यानी कक्षा अध्याय का मतलब यह रिलेशन 6 में पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। अब हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब जो हम लोग सांस लेते हैं तो यह मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा मिलता है हम लोग को। यानी जब खाना खाते हैं दोस्तों ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज को ऑक्सीजन से भी क्रिया करते हैं, यानी सांस लेते हैं तो मिलता है, तब हमें क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ देते हैं और हमारे शरीर में जल का निर्माण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है जो हमारे दैनिक क्रिया में खर्च होता है और ये हमें रोज चाहिए, हमें नित्य क्रिया करने के लिए, ठीक है। तो साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनाने में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिक्रिया अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड यानी FeFO3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 वियोजित हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 गैस है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी था। अब है दोस्तों कि चूना को, यानी चूना पत्थर जो होता है उसको हिट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कर सकते हैं। हम इक्वेशन को कर रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देख रहे हैं इसको समीकरण को संतुलित करना है, कैसे कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं ऑक्सीजन होता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O का धुआं है, यह अभिक्रिया प्रकार है। यानी एक एक्सपेरिमेंट से ये क्वेश्चन था यहाँ। तो ये बैलेंस है कि नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले PV कितना है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी PV 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है। तो देखते हैं यहाँ 4 दूनी 8 हो गया और 2 हो गया 10 हो गया और यहाँ 2 हो गया 12, यानी ऑक्सीजन की संख्या 12 हो गया, 12 सही है। अब यहाँ नाइट्रोजन कितना है ना, 2 है और 2 इधर है, यहाँ 2 और 2 दूना 4, यानी नाइट्रोजन की संख्या 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 4 है, यानी 100% यह संतुलित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है ना, 100% संतुलित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको पढ़ते हैं कि AgCl2 सूर्य के प्रकाश में AgCl2 बनाता है, 2Ag प्लस Cl2 बनाता है। सिल्वर ब्रोमाइड इसी अभिक्रिया प्राप्त करता है।
तो देख रहे हैं यहाँ Ag कितना है, Ag संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ Ag संख्या 2 है। क्लोरीन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है, यानी ये 100% सही है, समीकरण संतुलित है। अब इसको देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, यहाँ भी Ag 2 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है दोस्तों, और Br यहाँ Br के आगे 2 है, इसलिए यहाँ भी 2 है, तो ये 100% संतुलित है। ठीक है, यानी आपका 100% क्लियर हो जाएगा संतुलित करने वाला, और क्वेश्चन जब लेके आएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वेट एंड वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इतना मैं सिर्फ आप लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लोहे का किल हरे भूरा क्यों हो जाता है, क्यों हो गया तथा कार्पस, ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे ना, Fe प्लस CuSO4 तो बनाता है FeSO4 प्लस Cu बनाता है, तो ये 100% इससे क्वेश्चन रहेगा। तो Fe कितना है, यहाँ 2 है, 1 है, तो यहाँ भी 1 है। SO4 यहाँ कितना है, S कितना है 1, तो यहाँ भी 1 है। O यहाँ कितना है 4, तो यहाँ भी 4 है। Cu यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 है, यानी ये 100% सही है, संतुलित समीकरण है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है इस बार, कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ना, दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फर के विलयन कर विस्थापित कर देता है, और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हुआ ना, जल यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि आयरन जो है SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है ना, FeSO4, और ये Cu जो है अलग हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इसलिए आप याद कर सकते हैं कि इस प्रकार अगर इक्वेशन रहता है तो यह विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण होंगे। यहाँ और एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ZnSO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है ना, ZnSO4 बनाता है और Cu अलग हो जा रहा है, तो ये भी क्या है ना, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ PbCl2 से अभिक्रिया करके PbCl2 बनाता है और Cu जो है वह अलग हो जा रहा है, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है द्वि मतलब होता है 2। द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो आप याद रख सकते हैं कि द्वि का मतलब होता है 2। अब इसे क्या कहेंगे, तो इसका एग्जांपल आप, इसका जो है डिफिनेशन यानी पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा आप लोगों को। तो चलिए पढ़ते हैं, आइए देखते हैं कि श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में विलय है। यह विलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 100% जो है इक्वेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि Na की संख्या कितनी है ना, 2 है, तो यहाँ भी 2 ही होगा, 2 ही है। यहाँ Cl कितना है दोस्तों ना, Cl की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इधर 2 होना चाहिए, 2 है, यहाँ 2 है। यहाँ B 1 है, तो यहाँ भी 1 है। यहाँ S की संख्या 1 है, तो यहाँ भी S की संख्या 1 है। अब ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ कितना है ना, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ भी 4 है दोस्तों। तो ये 100% इक्वेशन सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, किसे कहेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो डिफिनेशन पढ़ते हैं तब ना, एक उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलय में ही रहता है। वही अभिक्रिया इसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब ये हो गया दोस्तों, आदान प्रदान का मतलब ये हो गया कि BaSO के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 बनाता है, और सोडियम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इसमें क्या हुआ ना, आदान और प्रदान हुआ। इसी को जो है क्या कहेंगे ना, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो इतना याद रखना है दोस्तों। तो पढ़ना है तो यानी बहुत पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब आप याद रख सकते हैं, क्योंकि डिफिनेशन याद रखेंगे तभी तो आप बता सकते हैं कि कौन सा अभिक्रिया है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए यहाँ भी देख रहे हैं कि Cu प्लस O2, तो यहाँ Cu कितनी है, Cu जो है यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये भी क्या हो रहा है ना, बैलेंस सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है ना, इसमें भी वही है दोस्तों। इसमें क्या है ना, यहाँ देख रहे हैं Cu
H2 प्लस क्या बनाएगा ना, Cu और H2 बनाएगा, यानी जल बनाएगा। तो इसमें भी बैलेंस सही है, क्योंकि Cu की संख्या यहाँ कितना है दोस्तों ना, Cu की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ H तुम्हारा 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। तो इस प्रकार से ये भी संतुलित समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गया दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन या अपचयन, इसको दो ही नाम से जान सकते हैं, और एक इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो रहा है ना अभिकारक में कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यह उपचयित हो रहा है। किसी अभिक्रिया में यह अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिक्रिया में अपचयित होता है, इस अभिक्रिया को उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण क्या क्या है ना, Zn को Cu से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है ना, Zn अलग हो जा रहा है और C और O मिल जा रहा है तो क्या बन रहा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो यह उपचयन अभिक्रिया मतलब चयन हो रहा है, इसका इससे चयन उसका उससे चयन करके एक उत्पाद बन रहा है। इसमें भी वैसे ही देख रहे हैं दोस्तों, सेम कंडीशन इसमें भी है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है ना, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। बैलेंस आप सही कर सकते हैं, क्योंकि सही करने से सिखाई दी है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब है दोस्तों ना संचारण, ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण जिसको बोल सकते हैं। संचारण क्या है? संचारण का मतलब ये किसे कहेंगे हम लोग, संचारण हो रहा है तो आप आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आप अपने तांबा चांदी पर चढ़ने वाले परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब धातु अपने आपस में आता अम्ल के साथ संपर्क में रहता है तो वह संक्षारित होती है और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे का रोलिंग जहाज और धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में वर्ष भर अधिक पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो इसमें यही जानना है दोस्तों कि जो संक्षारण लग करके धातु को खत्म कर देता है उसी को हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं, यानी संक्षारण कहते हैं। संक्षारण किसमें होता है दोस्तों ना, लोहा में जंग लगना, ये भी संक्षारण के उदाहरण आता है दोस्तों। चांदी में भी होता है जिसके कारण वह काला हो जाता है, तांबा में हरी परत चढ़ जाता है दोस्तों। सोना में संक्षारण नहीं होता है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दोस्तों संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं। तो संक्षारण से बहुत प्रक्रिया से आप बचा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, पैसा खर्च अधिक होता है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि अधिक पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप इससे रंग करके पेंटिंग करके बचा सकते हैं, संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारा प्रक्रिया दोस्तों से बचा सकते हैं। अब है दोस्तों ना विकृति गंधिता। विकृति गंधिता का मतलब ये हो गया दोस्तों, वसा युक्त यानी तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रह जाता है तब उसका स्वाद और गंध कैसी हो जाती है। उपचयित होने पर तेल और वसा विकृति गंधिता हो जाते हैं, इसके स्वाद गंध और बदल जाते हैं। प्राय तेलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित रोकने वाले पदार्थ मिलकर जाते हैं और वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर उससे अपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनने में चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त भर देते हैं उसमें, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो, यानी खराब ना हो। तो विकृति गंधिता का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब हम लोग खाना, तेलीय पदार्थ का खाना जो है रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद वह खराब हो जाता है, यानी उसमें जो है फुफड़ आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं खराब हो गया,
यानी उस प्रकार के पदार्थ में क्या होता है ना, गंध आने लगता है और स्वाद में अंतर आ जाता है, उसी को विकृति गंधिता कहते हैं दोस्तों। ये जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और टॉपिक बाय टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रहता है वो पढ़ेंगे, तो जरूर नेक्स्ट क्लास वेट कीजिएगा एंड वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।